This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस एंड लिमिटेशंस। डायरेक्टर्स पे किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं या कौन सी प्रोहिबिशंस हैं या कौन सी लिमिटेशंस हैं जो कानून के तहत डायरेक्टर्स पे आयद की गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब मुआवजा। तो डायरेक्टर्स को मुआवजा मिलने के बारे में क्या रिस्ट्रिक्शंस कानून के तहत इम्पोज की गई हैं। तो सबसे पहला तो हम ये पॉइंट ये देखते हैं ना कि जो डायरेक्टर्स हैं ये किस चीज का मुआवजा ले सकते हैं। तो उसमें एक बात जहन नशीन कर लें, आप लोग बहुत अच्छी तरह याद रख लें कि डायरेक्टर्स मतलब ओवरऑल हर किस्म का काम करने का मुआवजा नहीं ले सकते। एज अ डायरेक्टर काम करने का कानून के तहत जो इजाजत दी गई है वो ये है कि एक तो ये जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो अटेंड करने का मुआवजा ले सकते हैं। इसी तरह अगर कोई डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है कंपनी के लिए तो उसका मुआवजा भी वो लेने का एंटाइटल्ड है। तो पहले हम देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए रेमुनरेशन कितना मिल सकता है डायरेक्टर्स को। तो उसके बारे में हमारा लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जो मुआवजा पे किया जाएगा वो उस स्केल के मुताबिक होगा कि जो स्केल या तो कंपनी की जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने अप्रूव किया हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डायरेक्टर्स ने वो अप्रूव किया हो। तो उस स्केल के मुताबिक ही बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का मुआवजा डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और इस सिलसिले में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि मुआवजा अदा करने के बारे में, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के मुआवजा अदा करने के बारे में आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है उसको भी जरूर देखा जाएगा। जी बता दें, पहला पॉइंट समझ आ गया बच्चों? फर्स्ट पॉइंट के बारे में बता दें जरा, समझ आ गया ताकि फिर आगे चलें। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट है रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज। अब अगर कोई एक डायरेक्टर कोई एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म करता है कंपनी के लिए, जैसे कि चेयरमैन का ऑफिस अगर एक डायरेक्टर होल्ड किए हुए है, जैसे कि आपको याद है कि ये जो चेयरमैन है ये डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर लिया गया है तो ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस एक्स्ट्रा सर्विस की परफॉर्मेंस के लिए जो डायरेक्टर का मुआवजा होगा वो कितना होगा। तो दिलचस्प बात यह है वही रूल जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जनाब वो मुआवजा भी डिटर्मिन कहाँ किया जाएगा, या तो कंपनी की जनरल मीटिंग में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो मुआवजा डिटर्मिन किया जाएगा, तय किया जाएगा। लेकिन उस मुआवजे को तय करते हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस को भी जरूर देखा जाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मुआवजा मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट भी समझ आ गया। अच्छा, अब ना ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी ज्यादा, तो ये हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एज अ होमवर्क देता जाऊंगा। ठीक है। जैसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। स्टेटमेंट है, इसको एनालाइज करना और बताना क्या ये कानून के मुताबिक है या नहीं। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूडिंग द होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग इज डिसाइडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। जी बता दीजिए क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है?
Is this statement correct? No, not at all. This is not a correct statement. ये दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि रेमुनरेशन के बारे में अभी जो आपने रूल्स पढ़े हैं दो, वो कुछ और थे। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये फिर दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है। ओके हो गया जी। ये देखें, इसके सॉल्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है द स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और सवाल है, discuss the provisions relating to the payment of remuneration to any of the directors for attending the board meeting and performing extra services। इंतहाई आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, और ये देखें यही दो पॉइंट्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वही दो वाले यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए गए हैं इसके जवाब में। इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर्स। इस लफ्ज असाइनमेंट का मतलब है ट्रांसफर करना, असाइन करना, ट्रांसफर करना। तो इसके ऊपर प्रोहिबिशन है जी, पाबंदी है। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस मतलब ये कि अगर कोई एक डायरेक्टर ये चाहता है कि मैं कंपनी से एग्जिट कर जाऊं, या कंपनी से एग्जिट ना भी करूं, लेकिन मेरा जो ओहदा है डायरेक्टर का, जो मेरे पास डायरेक्टरशिप है, ये मैं अपनी बजाय किसी और को असाइन कर देता हूं, यानी अपनी जगह किसी और को मैं डायरेक्टर जो है वो बना देता हूं, तो कानून के तहत इसकी इजाजत नहीं है। So director shall not assign his office to any other person। और अगर एक डायरेक्टर ने अपनी जगह किसी और बंदे को डायरेक्टर बना दिया, या उसने ये ओहदा किसी और को असाइन कर दिया और अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया, तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये वॉइड एब इनिशियो होगी। वॉइड, इट शैल बी वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग, बिल्कुल वॉइड है ये अपॉइंटमेंट, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ठीक है जी, बताएं ये बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अलाउड। ये देख लेते हैं जी कि ये क्या चीज है। देखिए अगर एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा था किसी भी काम के सिलसिले में, चाहे कोई उसकी पर्सनल वहां पे कोई काम था, या कारोबार के सिलसिले में, या इलाज मुआवजे के सिलसिले में, किसी भी गरज से अगर वो मुल्क से बाहर जा रहा है और उसे ये मालूम है कि वहां पे उसका जो स्टे है बाहर के मुल्क में वो 90 दिन या उससे ज्यादा का होगा, तो इस अपनी एब्सेंस में, अपनी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में जो उसकी एब्सेंस होगी, इस एब्सेंस की सूरत में वो फिर अपनी जगह यहाँ किसी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। उसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी कह सकते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर भी कह सकते हैं। वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके बिहाफ पे वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकेगा, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सिर्फ उस सूरत में होगी कि जब उसने पाकिस्तान से गैर हाजिर रहना है। कितने अरसे के लिए? ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज। ठीक है, यानी कि उसका जो गैर हाजिरी है पाकिस्तान में वो 90 दिन से कम ना हो। इसका मतलब है कि 90 दिन या उससे ज्यादा की अगर एब्सेंस है पाकिस्तान से और उसका स्टे बाहर के मुल्क में 90 दिन या उससे ज्यादा का है, तो इस सूरत में वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। और अगर उसने ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो इसे असाइनमेंट ऑफ ऑफिस कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर एक डायरेक्टर ने अपनी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो जो ही वो अपॉइंटिंग डायरेक्टर जो है, जो असल वाला डायरेक्टर है, जो ही वो पाकिस्तान वापस आएगा
तो वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था वो फिर ये ओहदा वेकेट कर देगा, छोड़ देगा। जी बता दें, ये बात समझ आ गई जी आप लोगों को? कम ऑन, पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट, ये जैसे मैंने कहा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह हम साथ साथ पास्ट पेपर्स की डिस्कशन भी करते जा रहे हैं। लेकिन हैं ये थ्योरेटिकल सवालात ही फिलहाल। अच्छा, explain whether or not the following statement is in accordance with the provisions of the Companies Act 2017। क्या स्टेटमेंट है? A director of a listed company cannot assign his office to another person under any circumstances। जी बताएं, स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं? जी बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के बिल्कुल एन मुताबिक है कि कोई भी डायरेक्टर अपना जो ऑफिस है वो किसी को असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, असाइन नहीं कर सकता, और अगर उसने असाइन किया यानी अपनी जगह किसी और बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ के, ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट वॉइड होगी। अलबत्ता आपने ऐसा पढ़ा कि अगर उसका पाकिस्तान से बाहर जो स्टे है वो 90 दिन या उससे ज्यादा का है, तो वो अपनी गैर मौजूदगी में एक्ट करने के लिए, बोर्ड मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट अगर किया गया, तो अभी पिछले पेज के ऊपर अल्लाह के बंदो आपने ये पढ़ा कि ये असाइनमेंट नहीं कहलाती। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। असाइनमेंट और चीज है, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस और चीज है, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मुख्तलिफ है। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किस सिचुएशन में हो सकती है वो भी आपने पढ़ लिया, और उसके लिए वही कंडीशन है, वही बस एक ही कंडीशन है। जी आप बताएं, पॉइंट क्लियर हो गया? भी बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन जहन में आई थी तो समझ आ गई? ओके, ठीक है जी, चल। अच्छा जी, एक और ये सवाल देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 24 है ये, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और ये छोटा सा एक सिनेरियो बेस्ड सवाल है। In the light of the provisions of the Companies Act 2017, advise the directors of KM Limited on the matter of assignment of director's office, where Faisal, one of the directors, wishes to assign his office to Saeed, as Faisal is going abroad for personal work। जी बताएं जी, क्या इसका जवाब है? और अगर आप जरा गौर करें तो जो अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको वजाहत एक दी है, जो आपके जहन में कंफ्यूजन आई थी, जो अभी सवाल के जरिए आपने की, उसको दूर किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही वाला जवाब है। जहां तक ताल्लुक है कि कोई डायरेक्टर अगर अपना ऑफिस असाइन करना चाहे तो असाइन तो नहीं कर सकता भाई साहब। ठीक है, और अगर असाइनमेंट की तो वो वॉइड है। ठीक है, अलबत्ता ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। तो अगर फैसल साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 90 डेज, तो इस सूरत में वो फिर डायरेक्टर, जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, वो अपॉइंट कर सकता है। और जिस पर्सन को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, लाइक इस सिनेरियो में सईद को अपॉइंट किया गया था, तो सईद शैल वेकेट द ऑफिस व्हेन फैसल रिटर्न्स पाकिस्तान। जी ठीक है जी, प्रोविजन अप्लाई होगी जो अभी अभी हमने प्रोविजंस पढ़ी थी। ओके, ठीक हो गया जी। तो ये एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के तौर पे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। अच्छा, पहले तो इस हेडिंग का मतलब समझ लें। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स मतलब अगर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होनी है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर अपनी कंपनी से कोई चीज, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहता है, या कंपनी डायरेक्टर से कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट वगैरह खरीदना चाहती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। तो ये जो कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन अगर होने जा रही हो, तो इस बारे में किस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अब हम ये टॉपिक पढ़ने लगे हैं। पहले जरा मुझे ये बता दें कि टॉपिक समझ आ गया आपको? टॉपिक क्या है? टॉपिक क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं जी कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैश ट्रांजैक्शंस। कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उनके लिए जरूरी है कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हों। अब बैंकिंग चैनल के थ्रू कैश ट्रांजैक्शन जब होती है, तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप डायरेक्टर के अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो भी ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड हो जाएगी, बैंकिंग हिस्ट्री में आ जाएगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। और अगर कोई क्रॉस चेक दिया है, तो वो क्रॉस चेक भी तो जाके उस डायरेक्टर ने अपने अकाउंट में जमा करवाया ना, तो इस तरह भी ये चीज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। सो जितनी भी कोई कैश ट्रांजैक्शंस होंगी बिटवीन कंपनी एंड डायरेक्टर, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा, पहले हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। जैसे कि अगर एक डायरेक्टर कंपनी से कोई एसेट खरीद रहा है, कोई मशीनरी खरीद रहा है, मिसाल के तौर पे कोई मशीनरी या इवन कोई गाड़ी, मिसाल के तौर पे कंपनी सेल करना चाह रही थी, तो डायरेक्टर ने कहा जी बाहर भी तो बेचनी है किसी और को, तो चले मैं परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आम तौर पे आप सब जानते हैं कि बदले में कीमत अदा की जाती है, कैश रकम दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कैश की बजाय किसी और कंसिडरेशन के बदले में ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होने जा रही है, मिसाल के तौर पे जो डायरेक्टर है वो कंपनी से गाड़ी लेने के बदले में कैश या रकम देने की बजाय कोई मशीनरी दे रहा हो, ठीक है, तो गाड़ी और मशीनरी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही होगी इसे हम कहेंगे नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम फर्ज करते हैं कि कंपनी को कोई प्लॉट चाहिए था एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए, और जब उन्हें कोई प्लॉट की तलाश थी, तो पता चला कि अपने ही डायरेक्टर साहब के पास एक ऐसी जगह पे प्लॉट है कि जो जगह कंपनी के लिए फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत ही मुफीद जगह, ठीक है। तो जब इस किस्म की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, तो बजाय पैसों के इवज डायरेक्टर से वो प्लॉट परचेज करने के, क्या है कि प्लॉट के बदले में प्लॉट, कंपनी का कोई एक प्लॉट कहीं और पड़ा हुआ था, तो डायरेक्टर साहब को कंपनी का वो प्लॉट दिया जा रहा है, और उसके बस डायरेक्टर साहब से डायरेक्टर साहब का प्लॉट लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और यार जरा पहले ये बता दें, बात मुश्किल तो नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी जो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं फिलहाल आपको? अभी प्रॉपर प्रोविजंस शुरू नहीं की मैंने। चलें, ये तो फिर अच्छी बात है जी, इजी है, तो बहुत शुक्रिया आपके बताने का। तो ये दरअसल मैंने कोई एक दो एग्जांपल्स आपको बताई हैं, ताकि आप पहले ये तो समझो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मफहूम क्या है, ठीक है। अब आते हैं जनाब टॉपिक की तरफ। अच्छा, यहाँ से पढ़ने की बजाय ना, यहाँ से शुरू करने की बजाय मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर पलट के इसकी तरफ आएंगे। देखिए, अगर कंपनी का डायरेक्टर अपनी ही कंपनी से कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है, ठीक है, या
होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर या एसोसिएटेड कंपनी का डायरेक्टर कंपनी से कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, या कोई कनेक्टेड पर्सन, जिसकी के भी थोड़ी देर के बाद मैं एग्जांपल दूंगा। अगर डायरेक्टर के साथ कोई कनेक्टेड पर्सन था और वो पर्सन कंपनी के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी हम इस एरो में पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में, लेकिन मैंने मुनासिब समझा पहले जरा देख लें कि कौन किसके साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे। तो ये वाली रिक्वायरमेंट है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जरा पहले मुझे ये बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया? A director of a company or its holding company or subsidiary company or associated company or a person connected with him, यानी डायरेक्टर के साथ कोई कनेक्टेड पर्सन acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from the company। तो इनमें से किसी भी किस्म के डायरेक्टर ने अगर कंपनी से कोई एसेट जो है वो एक्वायर करना है, लेकिन कैश की बजाय कोई और कॉन्फिगरेशन दे के, या फिर दूसरी सूरत ये है कि कंपनी ने कोई एसेट एक्वायर करना है फॉर कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश, किससे? फ्रॉम सच डायरेक्टर, जो अभी हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, इनमें से किसी से या इनमें से किसी के साथ कोई कनेक्टेड पर्सन है उससे, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए होगी रेजोल्यूशन के जरिए, यानी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पेश की जाएगी, रेजोल्यूशन अगर पास हो गई तो इसे हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल हासिल कर ली गई है, तो अब वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक बात, दूसरी बात है, अगर वो डायरेक्टर या वो कनेक्टेड पर्सन होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर हुआ, या यूं कह लें आसान लफ्जों में कि अगर एक कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो इस कंपनी में तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल ली ही जाएगी, लेकिन अब इस केस में वो जो होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन के जरिए अप्रूवल हासिल की जाएगी, ठीक है। जी जरा सब लोग बता दें, बात समझ आ गई? और अभी जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो और जरा बेहतर समझ आ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसके बाद है कि नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन, यानी जाहिर सी बात है जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पेश की जानी है, तो इस जनरल मीटिंग का नोटिस तो दिया जाना है ना, जो मेंबर्स लोग हैं उनको। तो उस नोटिस में यकीनन एजेंडा लिखा हुआ होगा, उस नोटिस में डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग लिखा हुआ होगा। तो वहां पे उस नोटिस में इस रेजोल्यूशन के बारे में भी जरूर लिखा हुआ होना चाहिए कि जी इस जनरल मीटिंग में एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन की अप्रूवल चाहिए रेजोल्यूशन के जरिए, और जिस नॉन कैश ट्रांजैक्शन की अप्रूवल चाहिए उसमें जो एसेट इन्वॉल्व है वो ये वाला एसेट है और उसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये तफसीलात भी फिर उस नोटिस में लिखनी पड़ेंगी। तो वैल्यू ऑफ द एसेट्स, और वो वैल्यू भी ड्यूली कैलकुलेटेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उस एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करवा के तो वो वैल्यू नोटिस में लिखी जाए। तो ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए। पास पेपर का सवाल, अहमद इज अ डायरेक्टर
on the board of Nazir Industries Limited and King Limited. अब जरा आप लैंग्वेज देखते रहिए। अहमद साहब जो हैं वो बेसिकली नजीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डायरेक्टर है और उसके साथ साथ केएल के अंदर भी वो डायरेक्टर है। लेकिन जो केएल है ये सब्सिडियरी है एनआईएल की। इसका मतलब एनआईएल क्या हुई? होल्डिंग। और केएल क्या हुई फिर बताएं? सब्सिडियरी। क्लियर हो गया? जरा मुझे इतना बता दो, यहां तक समझ आ गया? अहमद की दो पोजीशंस हैं, एनआईएल के अंदर भी डायरेक्टर, केएल के अंदर भी डायरेक्टर। और जो केएल है ये सब्सिडियरी है किसकी? एनआईएल की। एनआईएल होल्डिंग है। आगे चलें। ये जो केएल है, KL is in process of disposing of its land in Industrial Zone 1 since it wants to shift the production plant to Industrial Zone 2. जिस तरह बता दें, यहां तक लैंग्वेज समझ आ गई? अच्छा आगे चलेंगे। Owing to the growing demand of Zone 2, the management of KL has been finding it difficult to obtain the plot in desired zone. Considering the difficulties of KL, Ahmed has offered to sell his plot in Zone 2 in consideration of KL's land in Zone 1. अब अहमद और KL के बीच में नॉन कैश ट्रांजैक्शन होने जा रही है। प्लॉट के बदले में प्लॉट, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है? According to Ahmed, the fair values of both properties are approximately the same. ठीक है जी, मान लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है ये देखते हैं। सिचुएशन आपने पढ़ ली, सिनेरियो आपने सारा पढ़ लिया। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं एग्जामिनर की। वो कहता है स्टेट द कंडीशंस व्हिच मस्ट बी मेट बिफोर सच ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड अंडर द अरेंजमेंट प्रपोज्ड बाय अहमद। जी बताएं जी, क्या करना पड़ेगा? KL अपने डायरेक्टर अहमद साहब से नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाह रही है, लिहाजा KL की जनरल मीटिंग में तो रेजोल्यूशन पास करवाई ही जाएगी। ठीक है? KL चूंकि अपने ही डायरेक्टर से नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहती है, करने जा रही है, तो KL की जनरल मीटिंग में तो रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल तो रिक्वायर्ड है ही है। लेकिन आप एक पॉइंट चेक करें, क्योंकि ये अहमद KL की होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है, लिहाजा अब एक रिक्वायरमेंट और है कि उस होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग से भी रेजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल ली जाए। ठीक हो गया जी? और फर्ज करें कि अगर ये अहमद साहब KL की होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर ना होते, ठीक है, तो इस सूरत में फकत KL की जनरल मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास करवा के तो अप्रूवल रिक्वायर्ड थी, तो फिर सिर्फ एक ही जनरल मीटिंग में अप्रूवल रिक्वायर्ड थी। लेकिन चूंकि ये अहमद साहब होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, लिहाजा जैसे अभी अपने पिछले पेज पे पढ़ा, तो फिर होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ठीक है जी? और एक फॉर्मेलिटी अभी हमने पढ़ी, लीगल फॉर्मेलिटी, कि जो रेजोल्यूशन है जो जनरल मीटिंग में पेश की जानी है, तो उस जनरल मीटिंग का नोटिस तो देना ही देना है। तो उस नोटिस में उस एसेट की या उन एसेट्स की जो वैल्यू है वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कैलकुलेट करवा के वहां पे दर्ज की जाएगी नोटिस के अंदर। ठीक है जी?
जी बताएं, ये केस स्टडी समझ आ गई है? ओके। अच्छा, इसके बाद एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हम कनेक्टेड पर्सन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपने नोट किया कनेक्टेड पर्सन का लफ्ज आया था, तो इस एग्जांपल के जरिए हम ये देखते हैं। किस्मत लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद अहमद लईक, और अहमद लईक साहब कौन है? ये बिजली प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। अब किस्मत लिमिटेड अहमद लईक के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रही है फॉर द परचेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी, जिसकी वर्थ जो है वो 25 लाख रुपए, ठीक है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। अच्छा, इस सारे केस को अब तक जरा हम समराइज करते हैं। किस्मत लिमिटेड ने अहमद लईक के साथ एक एग्रीमेंट किया एक मशीनरी की परचेज के लिए, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। अच्छा, अब जो अहमद लईक साहब हैं ये भाई हैं किसके? ऑफ वन ऑफ के एल्स डायरेक्टर्स। जो किस्मत लिमिटेड है इसके डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर का ये भाई है, ठीक है, एंड ऑल्सो आर डायरेक्टर इन के एल्स होल्डिंग कंपनी। और ये जो अहमद लईक साहब हैं ये के एल की होल्डिंग कंपनी है, वहां पे भी डायरेक्टर है। अगरचे ये अहमद लईक किस्मत लिमिटेड में डायरेक्टर खुद नहीं है, ठीक है, लेकिन अहमद लईक का भाई यहां पे डायरेक्टर। तो इसका मतलब है किस्मत लिमिटेड एक ऐसे बंदे से ट्रांजैक्शन करने जा रही है कि जो किस्मत लिमिटेड के डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं कनेक्टेड पर्सन। जी जरा बता दें कि कनेक्टेड पर्सन का मफहूम समझ आ गया? यार जरा मुझे बता दें कनेक्टेड पर्सन की समझ आ गई? ओके चले ठीक है। ओके, अगर ये कनेक्टेड पर्सन का मफहूम समझ आ गया सब लोगों को, तो अब हम जरा बात आगे लेके चलते हैं। तो अहमद लईक हैज एग्रीड टू टेक 20,000 shares in KL in consideration for the payment of machinery। अब कंपनी KL और अहमद लईक के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि इस मशीनरी के बदले में कंपनी अहमद लईक को पैसे नहीं देगी, रकम कैश नहीं देगी, बल्कि किस्मत लिमिटेड के 20,000 शेयर्स इसको दे दिए जाएंगे। अहमद भी एग्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जनाब जो अरेंजमेंट हुआ है इसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो समझ तो आप गया होंगे, बता दें यार। तो एक तो किस्मत लिमिटेड की जनरल मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल ली जाएगी। तो एक तो होगी यहां से अप्रूवल, ये एच एल लिखा हुआ है, ये के एल कर लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे हुई। तो एक तो किस्मत लिमिटेड की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाई जाएगी और अप्रूवल ली जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। और चूंकि जो अहमद लईक है ये किस्मत लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है, लिहाजा उस होल्डिंग कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन भी पास करवाना जरूरी है और वहां से भी अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये वाली वो रिक्वायरमेंट होगी और ये वो थर्ड रिक्वायरमेंट नोटिस वाली, ठीक है, जो 2-3 दफा अभी ऊपर बता चुका हूँ। ओके हो गया जी? ओके, आगे चले, लोन टू डायरेक्टर्स। तो अगर एक कंपनी डायरेक्टर को लोन देना चाहती है, या यूं कह लें कि डायरेक्टर अपनी कंपनी से लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए कानून ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है और वो ये है कि जनाब जनरल मीटिंग में मेंबर्स की अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है रेजोल्यूशन पास करवा के, ठीक है।
अगर कर्जा देना है डायरेक्टर को तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाई जाए मेंबर से और इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवाया जाए जनरल मीटिंग से। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अभी तो मैंने आसान सा आगाज किया, मैंने कहा जी अगर कंपनी ने डायरेक्टर को लोन देना है, तो अब जरा इसकी तफसील में आ जाते हैं। किसको लोन देना है? डायरेक्टर को, यानी कंपनी ही के डायरेक्टर को, और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को अगर लोन देना है, या इन डायरेक्टर्स में से किसी के रिलेटिव को लोन देना है। अब रिलेटिव में आगे आ गया स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन, बस। ठीक है, तो अगर लोन देना है तो भी ये रिक्वायरमेंट है, या अगर वो डायरेक्टर ये कहता है कि चले कंपनी मुझे लोन ना दे, लोन मैं ले लेता हूं किसी बैंक से, किसी और क्रेडिटर से, चले कंपनी मेरी गारंटी ही दे दे, या सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट ही रखवा दे उस क्रेडिटर के पास। ठीक है, तो अगर ये काम भी करना है ना, मतलब गारंटी देने वाला या सिक्योरिटी वाला, तो इस पर्पस के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाना बहुत जरूरी है। और जब तक जनरल मीटिंग में मेंबर्स रेजोल्यूशन के जरिए अप्रूव नहीं कर देते, ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ये लोन ट्रांजैक्शन जो अभी बताइए आपको। और अगर ये लिस्टेड कंपनी है जिसमें ये सब कुछ होने जा रहा है, तो इसमें फिर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, वो ये कि जनाब कमीशन से भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी फिर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि ये जो रिस्ट्रिक्शन अभी भी आपने पढ़ी, ये किसी ऐसी कंपनी पे अप्लाई नहीं होती कि जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो लोन देना है। कोई गैस करेगा आप लोगों में से कि ऐसी भला कौन सी कंपनीज हैं जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन्स देना है? तो वो है जी बैंक्स। ठीक है जी, बता दें यार। तो इसका मतलब है ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है, उस कंपनी के ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो अभी आपने पढ़ी है ये अप्लाई नहीं हो। ओके जी, अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जी। The directors of Shah Limited, a listed company, have offered Shams, who is presently working as GM operations. अब डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने जीएम ऑपरेशन को ऑफर किया है टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फिल इन अ कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, अब हुआ क्या था, पिछले साल मिस्टर शम्स ने कंपनी से लोन लिया हुआ था, मतलब जब ये डायरेक्टर नहीं था। ठीक है, इसने कंपनी से लोन लिया हुआ था 1.2 बिलियन रुपीस का, in accordance with the company's employment rules, out of which 0.8 million is still outstanding. Shams has agreed to take the position of director but is not in a position to repay the loan immediately. अब कहते हैं ये सिनेरियो आपके सामने है, इसको आप कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करें कि कंपनीज एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस सिचुएशन में शम्स को क्या करना पड़ेगा डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए? ठीक है, तो जनाब जो लोन है वो इमीडिएटली पेबल हो जाएगा अगर ये डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होना चाहता है तो। ठीक है, या तो ये पे कर दे, नंबर 1, नहीं तो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी में रेजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल ले ली जाए इस लोन के लिए। ठीक हो गया जी। और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो फिर कमीशन से अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ये लिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी, बताएं जी, बात समझ आ गई? ओके, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 30 और 31 ये आपके होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको।
आप नोट करते जा रहे हैं जो जो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद है अदर प्रोहिबिशंस। तो इसमें है प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और ना ही अपने एसेट्स को इस्तेमाल होने की इजाजत देगी। किसको? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी इंडिविजुअल या बॉडी को फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस। यानी कोई कंपनी कोई अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देगी, ये कानून की तरफ से पाबंदी है। ठीक है? या कोई कंपनी कोई अमाउंट किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं देगी, किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को या किसी बॉडी को। और इसी तरह कोई कंपनी अपना एसेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इंडिविजुअल या बॉडी को किसी भी सियासी मकसद के लिए। ठीक है जी? तो ये दो हिस्से मैंने कर दिए हैं, 1 और 2 मैंने लिखा हुआ, ये देख लें। अच्छा, आगे है प्रोहिबिशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स। तो कंपनी पे ये भी प्रोहिबिशन है, ये भी पाबंदी है कि कंपनी तहाइफ तकसीम नहीं कर सकती किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में तहाइफ तकसीम नहीं किए जा सकते टू इट्स मेंबर्स इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है जी? कंपनी की मीटिंग में मेंबर्स को तहाइफ नहीं तकसीम किए जा सकते, ये लॉ की तरफ से प्रोहिबिशन है। और वही शेयर होल्डर्स का पैसा ही है। ठीक है? अमानत है, तो इन मकासद के लिए इस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी बता दीजिए, पॉइंट समझ आ गया? बहुत ही मुख्तसर से ये पॉइंट था, लास्ट पॉइंट हमारा। चलिए ओके जी, ये हमारा आज का लेसन है। चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर था ये आपका, लेकिन आपने नोट किया कि हमने बहुत ही यानी आराम से इस चैप्टर को एक एक प्रोविजन डिस्कस करके हमने इसको पढ़ा है, एक एक प्रोविजन। ठीक है? और पास पेपर्स की डिस्कशन भी साथ साथ की हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और सबसे ज्यादा सवालात भी आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो जितने आज आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, वो आपने करने हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, नए टॉपिक से, नए चैप्टर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।